कर दो। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन किस में आएगा? टू डायमेंशनल मोशन है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब देखिए इसमें है क्या, कहाँ से शुरू करते हो? अब तो सबसे आसान जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल है वहां से शुरू करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। अब सपोज एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट कर दिया है विथ यू, तो यू जो जिससे फेंक दोगे दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब लिख देंगे व्हाट इज यू हियर, इट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और थीटा क्या है, इट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो अब देखिए ये ऐसा पाथ बनाएगा और फाइनली ये यहां पर पहुंचेगा, ठीक है। तो अगर एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करें जो स्कूल एग्जाम बोर्ड एग्जाम में काम आएगा, वहां से मैं शुरू करता हूं, फिर इसको कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं वो भी बता देता हूं। तो अब देखो इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो ये मैक्सिमम हाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और ये एक्स पे इसको हॉरिजॉन्टल रेंज कह सकते हैं कि एक्स पे मैक्सिमम डिस्टेंस जितना ट्रैवल कर रहा है ये, तो एक्स पे कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, आर। तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज। यहां तक समझ आ रहा है? तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, आप लिख दोगे इट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, और रेंज कहा जाए तो क्या कहेंगे आप, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, और इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। यहां तक समझ आ रहा है? बट इन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जहां से ये कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो देखिए टी क्या होगा यहां पे, टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज द टोटल टाइम स्पेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इन एयर। ये क्या हो गया, टोटल टाइम स्पेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इन एयर, लिख सकते। तो देखिए इट इज द टोटल टाइम, लिख लीजिए, स्पेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इन एयर, ठीक है। तो अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है ये डेफिनेशन पता हो गया, रेंज क्या है, हाइट क्या है, ये सब पता है। अब इन सबको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो कुछ है अभी वो काइनेमेटिक्स के कुछ इक्वेशंस है, और वो जो इक्वेशन है वो क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, and v square is equal to u square plus 2as. But all these three equations are valid for one dimensional motion and uniformly accelerated motion. मतलब ये तीनों आप तब यूज कर सकते हैं जब मोशन वन डायमेंशन हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा और वन डायमेंशनल मोशन होगा तभी ये एप्लीकेबल है। यहां तक समझ आ रहा है? अब देखिए ये वन डायमेंशनल मोशन तो है नहीं, जैसे मैंने कहा दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो हमें इसको टू डायमेंशनल मोशन को 1D में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम ये तीन इक्वेशन अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहला टारगेट जो हुआ जहां से आप शुरू करोगे सॉल्व करना, वो क्या था, इसको 1D में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। तो देखिए ये जैसा हमने ये लिखा, ये क्या है, ये वाई एक्सिस हो गया था, ठीक है। अब यहां पे अगर देखो तो जो एक्सेलरेशन है वो तो y पे होगा और डाउनवर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। जी तो डाउनवर्ड्स ही आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड दिखा दिया हमने, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला तो पॉइंट पक्का है कि भी अगर इन तीन इक्वेशंस के एप्लीकेशन वाले रेंज की बात करें तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो तो है, 1D नहीं था। अब इसको 1D में करते हैं। तो देखो ये जैसे जैसे पार्टिकल आगे को मूव करेगा एक्स एज वेल एज वाई दो तरफ मूवमेंट दिखेगा। t0 पे अगर देखोगे तो पार्टिकल क्या है, 0 0 पे। अगर मैं t0 की बात करता हूं तो पार्टिकल क्या है, 0 0। एट एनी टाइम t इसका कुछ x भी होगा और क्या होगा, y भी होगा। फिर ऐसे ये कंप्लीट होता गया, फाइनली यहां पे क्या होगा, अगर यहां पे देखोगे तो x r/2 हो गया और y क्या हो गया, h, और यहां पे क्या हो गया, x r हो गया और y क्या हो गया, 0। तो एट द सेम टाइम इस एक्चुअल मोशन के साथ दो 1D मोशन एसोसिएट किया जा सकता है, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अदर अलोंग वाई एक्सिस। यहां तक समझ आ रहा है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा।
ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर u के x कंपोनेंट की बात करते हैं इट विल बी u cos थीटा, और इसके y कंपोनेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा u sin थीटा। लिख सकते। अब हमें यहां से क्या करना है, अलग अलग x को और y को लिखना है कि भाई x पे क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, y पे क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना। यहां तक ये समझ आ गया कि भाई ये जो तीन इक्वेशंस थे ये तब एप्लीकेबल थे जब वो वन डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक है। और उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। अब अगर आप y एक्सिस की बात करें तो क्या होगा, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, u sin थीटा, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज u sin थीटा। अब देखो y पे ही एक्सेलरेशन है बट नेगेटिव y पे, तो ए वाई कितना लिख देंगे, माइनस जी। ए वाई कितना हो जाएगा, माइनस जी लिख सकते हैं। यहां तक समझ आ रहा है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, भाई यहां से चलना शुरू हुआ और फाइनली यहां देखो, देखो शुरू में भी जो इसका कोऑर्डिनेट था 0 था और फाइनली भी क्या हो गया, y 0 है। मतलब 0 से चलना शुरू करके 0, तो एज फार एज द डिस्प्लेसमेंट इज कंसर्न ये क्या हो जाएगा 0। डिस्टेंस तो कुछ ट्रेवल किया हुआ है सब तरफ से, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिख दिया। अब ये प्योरली वन डायमेंशनल मोशन हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑन वन डायमेंशन। यहां तक समझ आ रहा है। अब देखिए यहां से देखेंगे तो आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो, कर सकते हैं ना। तो अब देखिए यू टी प्लस हाफ एस इज 0, एस कितना हो जाएगा 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u साइन थीटा। अब टाइम को मैं टाइम ऑफ फ्लाइट लिख दूंगा, टाइम को क्या लिख देंगे आप, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t लिख दिया। अब देखो एक्सेलरेशन माइनस जी है तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। जब आप इसको सॉल्व करते हैं यू विल गेट t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, लिख देंगे। ये क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां तक सबके समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। तो कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते हैं, यहां तक पता लग गया। अब रेंज की बात करते हैं तो रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे आना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक सबके समझ आए। अब एक्स पे देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास। फिर से वही जो रिजॉल्व किया था, जो कुछ भी किया था वहां से निकालिए। अगर एक्स एक्सिस पे आ जाए, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज u cos थीटा, गुड, u cos थीटा लिख सकते। तो अगर वेलोसिटी कितना हो गया u cos थीटा, एक्सेलरेशन कितना है 0। व्हाई, बिकॉज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज 0। एक्सेलरेशन जो g है वो y पे एक्ट कर रहा है, तो उसका x कंपोनेंट कितना होगा 0 हो जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अगर x के बात करें तो वो तो क्या है, वन डायमेंशनल मोशन तो है ही है, साथ के साथ बहुत आसान कि भाई 0 एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी इनटू टाइम कर दोगे, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है 0 है। लिख सकते एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। तो अब देखो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकला वो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए था, और हमने x और y को इस प्रोजेक्टाइल के साथ एसोसिएट किया था। तो टाइम एक ऐसा पार्ट है, टाइम एक ऐसा की है जहां से ये तीनों मोशन वेल कनेक्टेड है। एक्चुअल मोशन प्रोजेक्टाइल था जो वो पैराबोलिक पाथ बना, हमने फॉर्मूला यूज अपने पर्पस से फॉर्मूला यूज करने के लिए उसको x पे लिख दिया और y पे लिख दिया, जो दोनों 1D हो गया। बट एक साथ तो तीनों मोशन कंप्लीट होगा ना, भी प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हुआ मतलब x और एज वेल एज y से भी हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो x के लिए है वही y के लिए है, इनफैक्ट वही प्रोजेक्टाइल के लिए है। तो ये फॉर्मूला डेफिनेटली इधर एप्लीकेबल होगा, कर सकते, लिख दीजिए। r इज इक्वल टू यू एक्स को क्या लिख दोगे, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन g लिख सकते। ये क्या आ गया, रेंज। अब देखो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये इसलिए लिख दिया कि एक ट्रिगो में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, 2u साइन थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब देखिए दो फॉर्मूले हैं आपके पास, यहां तक समझ आ गया।
तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव कर लिया, रेंज डिराइव कर लिया। अब मैक्सिमम हाइट की बात आती है, फिर से हमें वाई पे जाना है। यहाँ पे एक दो इंफॉर्मेशन और समझने जो न्यूमेरिकल में काम आएगा। देखिए यहां तक सबके समझ आ गया कि भाई हमने टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव कर लिया, रेंज डिराइव कर लिया। अब देखिए अगर यहां पे देखते हैं हम लोग, अब वाई एक्सिस की फिर से बात करते हैं। तो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी इनिशियल क्या था, u साइन थीटा, और जो एक्सेलरेशन था वो क्या था, माइनस जी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अभी रिटार्डेशन दिख रहा है, बिकॉज ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इट मींस कि क्या करेगा, जी विल प्ले द रोल ऑफ रिटार्डेशन फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द मोशन। इसको समझना। तो देखो अब अगर मैं यहां से देखता हूं तो एक्स कंपोनेंट की बात करें, यहां तक सबके समझ आ गया क्या लिखा है। अब इसमें देखिए मैं फिर से इसको दिखाता हूं आपको कि भाई क्या होगा। उससे दो तीन इंफॉर्मेशन हैं जो समझ आएंगे कि जैसा हम लोग पढ़ते थे ना, याद है, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट 0 लिखते थे, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट 0 लिख देते थे, बट वो वन डायमेंशन के लिए था। उसका क्या यहां पे मतलब है, देखिए ये मैक्सिमम हाइट, तो आपके पास दो वेलोसिटी थी, u cos थीटा एंड u sin थीटा। u cos थीटा अनचेंज रहेगा बिकॉज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, बट ये u sin थीटा डिक्रीज होता जाएगा। शुरू में अगर इसका है तो ये क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, और यहां पे क्या होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगा। लेकिन x कंपोनेंट एज इट इज रहेगा। ठीक है, आगे चल के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि भाई दो टाइम जिसके बीच में एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स 45, फाइंड द टाइम पीरियड, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। बट जो x की वेलोसिटी है वो एज इट इज, इनफैक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी x की वेलोसिटी है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट हमने याद किया हुआ पहले से, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है कि वो जब लिखते थे कि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी बिकम 0, इट वाज द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन पे था। वो एग्जैक्टली यहां पे भी वैलिड है कि एट दिस पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0। बट अगर एक्स पे है तो वो तो रहेगा बिकॉज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। अगर मैं ऐसा करूं कि टॉप मोस्ट पे जाके नेट वेलोसिटी 0 कर लूं तो ये प्रोजेक्टाइल यहां पे रुक जाएगा, तो फिर ये प्रोजेक्टाइल ऐसा जाके ऐसा हो जाएगा। बट ये यहां तक जाएगा फिर तो रुक गया भी, फिर तो ये ऐसा आ जाएगा। बट ऐसा तो है नहीं, क्योंकि एक्स की वेलोसिटी उसके पास एज इट इज है। ठीक है, अब क्या होगा सेकेंड हाफ में, फिर ये वी क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फाइनली वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। यहां तक समझ आ रहा है? तो अब देखिए यहां तक सबके समझ आए। तो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कितनी है, अलोंग y 0 है, दिस द वेलोसिटी एट मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब दैट इज h, एट h वेलोसिटी क्या हो गया, y कॉम्पोनेंट 0। अब क्या यूज करोगे आप, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वन डायमेंशनल मोशन के लिए था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए था, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दीजिए 0, u कितना है, u साइन थीटा माइनस 2gh, फ्रॉम हियर वी विल गेट h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लिख सकते। अब ये हमें मैक्सिमम हाइट मिल गया। यहां तक समझ आ रहा है? तो ये कैसे क्या लिख रहे थे, यहां तक समझ आया कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट आपने कैलकुलेट कर लिया, रेंज कैलकुलेट कर लिया और मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब देखो यहां पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछ सकता है या फिर इसको यूज करना पड़ सकता है किसी ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब टाइम को एलिमिनेट करना है। बेसिकली वो क्या है, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ शो करेगा। ऐसा आपने मैथ्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि भाई अगर स्ट्रेट लाइन है, इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, सर्कल है, वो शो करने के लिए क्या करते हो, एक्स और वाई को रिलेट करते हो एज फार एज द 2D इज कंसर्न। अगर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट की बात करें तो 3D में फिर एक्स वाई जेड भी आ जाता है। तो यहां पे हमें इस पाथ के लिए x और y को कनेक्ट करना है, एसोसिएट मतलब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक साथ लाना है विदाउट टाइम।
तो अब देखिए फिर से क्या करेंगे आप, y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है, किसी टाइम t पे हमने x y एज्यूम कर लिया, एट एनी टाइम t द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज x y, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग जो x एक्सिस आ गया इट इज x, और जो अलोंग y है इट इज y, लिख सकते। अब ये एज्यूम करते कि दिस इज द पोजीशन एट टाइम t, दिस इज द पोजीशन एट टाइम t, यहां तक समझ आया। अब हमें x और y को रिलेट करना है, और फाइनल रिलेशन में टाइम नहीं होना चाहिए, बिना टाइम के कुछ कर नहीं सकते, बट फाइनली टाइम को एलिमिनेट करेंगे हम लोग, ठीक है। टाइम ही कनेक्टिंग चीज है, की पार्ट है यहां पे। तो अब देखो यहां तक समझ आ गया सबको। अब देखिए फिर से x एक्सिस पे आइए, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कितनी है, u cos it। अब ये याद हो जाना चाहिए आपको, समझ आ जाना चाहिए। एक्सेलरेशन अलोंग x 0, बिल्कुल ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। अगर y एक्सिस पे आते हो आप, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज u साइन थीटा, एक्सेलरेशन इज -g, लिख सकते। दिस इज द पोजीशन एट टाइम t। तो यहां पे मैं काइनेमेटिक्स से इक्वेशन लिखूंगा, तो x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी लिख दूंगा। Therefore t क्या हो जाएगा, x अपॉन यू एक्स, यू एक्स इज u cos थीटा, लिख सकते। यहां तक समझ आ गया। सिमिलरली यही चीज यहां पे लिखते, तो s मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो y इज इक्वल टू यू टी, तो u साइन थीटा t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लिख सकते। नाउ वी हैव दीज टू इक्वेशंस। यहां पे डिजायर्ड जो एक इक्वेशन है जो ये डिमांड कर रहा है, वो क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो अब क्या करोगे, यहां तक समझ आ रहा है। तो इक्वेशन 2 में t का वैल्यू पुट कर दो, तो देखो फ्रॉम 1 एंड 2, तो y, ठीक है, u साइन थीटा u t ना, u साइन थीटा तक तो ठीक है। t के प्लेस पे क्या रखोगे, यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर, तो टी भी आएगा यहाँ पे। टी के लिए क्या लिखेंगे, x अपॉन यू कॉस थीटा, लिख सकते, माइनस हाफ जी। टी के प्लेस पे क्या रखोगे, x अपॉन यू कॉस थीटा जी टी स्क्वायर, लिख सकते। तो अब देखो y यू कैंसिल हो गया, x टेन थीटा माइनस हाफ जी, तो देखो हाफ जी लिख सकते, हाफ ए टी स्क्वायर, तो जी एक्स के प्लेस पे, टी के प्लेस पे क्या लग दिया ये, तो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर, लिख सकते। हाफ जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो देखो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है, ये जनरल फॉर्म नहीं होता है, मतलब इक्वेशन ऑफ पैराबोला पे ले जाओगे तो ये बिल्कुल फिट आएगा। तो यहां से ये पाथ भी प्रूफ होता है कि ये क्या है, पैराबोलिक पाथ है, ठीक है ना। तो यहां तक समझ आ गया, कोई डाउट है किसी को इसमें, नहीं, लिख सकते। अब ये देखो यहां से फिर कुछ अलग अलग चीजें अगर पूछते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, वो भी देखते जा रहे हैं। यहां तक सबके समझ आ गया कि भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे लिखेंगे, ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कह सकते हैं आप इसको, यहां तक समझ आया। अब फिर से अगर कुछ इसमें नई नई चीजें आए जो न्यूमेरिकल के हिसाब से हो सकता है, तो देखिए क्या होगा। यहां तक तो सबके समझ आ गया हुआ। अब जैसे आपसे कहेगा कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल फॉर गिवन टाइम इंटरवल, मतलब उसको ये, यहां तक समझ आ गया सबको। अब यहीं पे कहता है कि सपोज द एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट पता होगा आपको कि t है। आपसे कहेगा फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर टाइम इंटरवल 0 to t. Find the average velocity for time interval 0 to t, where t is less than time of flight. Where t is less than time of flight.
मतलब प्रोजेक्टाइल कंप्लीट होने के पहले का कोई एक मोमेंट है जहां तक के लिए आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब देखो सपोज वो ये पोजीशन यही है, मतलब ये जो टी पे पोजीशन होना है मैंने ये लिख दिया। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी यही तो होता है, लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख देंगे, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गया यहां से यहां तक, तो एस को क्या लिख दोगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टी लिख देंगे। फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस आपके पास क्या है, एक्स भी है, एक्स लिख सकते हैं ना, एक्स कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी, और यहां पे क्या है वाई भी है, लिख सकते। यहां तक समझ आ रहा है, कोई डाउट है किसी को इसमें, नहीं। अब कुछ और इंफॉर्मेशन है, ये देखो यहां तक सबके समझ आ गया, लिख सकते हैं, कैसे लिख दे, एक्स का वैल्यू यहां से आ जाएगा, वाई का वैल्यू यहां से आ जाएगा, अपॉन टी कर देंगे। तो ये अभी लंबा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिख रहा है, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो बहुत आसान होगा। सपोज इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड 10 कुछ ऐसा गिवन होगा, ठीक है। तो ये कैसे लिखते हैं, यहां तक सबके समझ आ रहा है। अब देखिए कुछ और इंफॉर्मेशन जो लेवल 1 के लिए है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, वो देख लीजिए। अब जैसे रेंज हमने लिखा, रेंज का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब इसमें है कि भाई यू फिक्स्ड है, कि भाई सपोज एक लड़का है, ही कैन थ्रो अ बॉल विथ 10 मीटर पर सेकेंड, ही कैन थ्रो अ बॉल विथ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब यू 10 होगा, ना इससे ज्यादा कर सकता ना कम कर सकता है वो, ठीक है। तो अब रेंज जो होगा वो क्या फिक्स होगा या थीटा पे डिपेंड करेगा, डेफिनेटली इट विल डिपेंड ऑन द थीटा, कि भाई अगर सीधा फेंक दो तो रेंज 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम रेंज क्या कंडीशन होने चाहिए, तो देखिए अगर u कांस्टेंट है तो इन केस ऑफ r u कांस्टेंट हो गया, g तो कांस्टेंट है ही, तो सब कुछ क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो हमने स्पेशल केस लिया फॉर कांस्टेंट u, इफ u इज गिवन, अगर u गिवन है तो फॉर मैक्सिमम r, फॉर मैक्सिमम r मतलब वो कितनी दूर तक फेंक सकता है। अब सपोज दैट बॉय कैन थ्रो अ बॉल विद 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप डिस्टेंस निकालो कितनी दूर तक वो मैक्सिमम फेंक पाएगा। तो मैथ से निकाल, ऐसा नहीं उसको बोलेंगे आप फेंक के दे, मतलब मैथ से हम कैलकुलेट कर सकते कि भाई सही में मैक्सिमम कितना डिस्टेंस वो फेंक सकता है। तो फॉर मैक्सिमम रेंज अगर ये टी कांस्टेंट, सॉरी यू कांस्टेंट है, तो आर क्या होना चाहिए मैक्सिमम होने के लिए, साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, साइन 2 थीटा को क्या होना होगा, मैक्सिमम होना होगा, लिख सकते हैं ना। और साइन 2 थीटा का अगर मैक्सिमम वैल्यू देखो तो 1 होगा, किसी भी साइन के किसी भी एंगल के लिए, जो क्योंकि जो साइन का ग्राफ आपने ट्रिगो में पढ़ा हुआ है वो ऐसा बनता है, लिख सकते हैं ना। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड वाइज 1 है, ऐसे इधर पॉजिटिव 1 और क्या होता है नेगेटिव 1, तो +1 से ज्यादा नहीं हो सकता साइन थीटा। तो जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तभी तो रेंज मैक्सिमम हो पाएगा, यहां तक समझ आया। अब देखिए साइन 2 थीटा अगर 1 है तो साइन 2 थीटा को इधर हम लोग साइन 90, देयरफॉर थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री लिखेंगे। इट मींस कि अगर u गिवन हो तो फॉर मैक्सिमम रेंज हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को क्या करेंगे 45 पे ले आएंगे। इन दिस सिचुएशन विल गेट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। बात समझ आए, तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 45 रखना है, ठीक है, यहां तक समझ आए। फिर दूसरा, ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां तक सबके समझ आ गया, कोई डाउट है किसी को, नहीं। दूसरा देखिए कि भाई u गिवन है, ठीक है, अब उस गिवन u के लिए 2 डिफरेंट एंगल पे सेम रेंज मिल सकता है, तो वो रिलेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। यहां तक सबके समझ आ गया। कि देखो सेम वेलोसिटी
बट दो डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लेंगे और उन दोनों के लिए क्या होगा, रेंज इक्वल आ जाएगा। ये फर्स्ट, दिस वन इज द सेकेंड। ठीक है, तो इन दोनों में स्पेशल क्या है, इन बोथ केसेस वी हैव सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, एंड वी आर गेटिंग इक्वल रेंज इन बोथ केसेस। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये आएगा, ये θ1 और ये क्या है θ2, लिख सकते। यहां तक समझ, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, बाद में अभी तुरंत पता, वो डिराइव करके मैं दे देता हूं आपको। तो यहां तक समझ आ रहा है कि दो डिफरेंट एंगल्स के लिए सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पे इक्वल रेंज मिल सकता है। तो देखो, अगर यहां पे देखोगे तो फर्स्ट से जो मिलना चाहिए, तो क्या लिखोगे, यू स्क्वेयर साइन 2θ1, लिख सकते, यू स्क्वेयर साइन 2θ1 अपॉन, क्या लिखते रेंज को, यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी। तो यू स्क्वायर साइन 2θ1 अपॉन जी लिख सकते। यहां तक समझ आ रहा है। तो एक टाइम पे हमने ये अगर लिख दिया, यहां तक समझना। तो ये अब कैसे दूसरे टाइम पे क्या आएगा, यू स्क्वेयर साइन 2θ 2 अपॉन जी लिख सकते। ये अगर मैथमेटिकली इक्वल करोगे तो θ1 इज इक्वल टू θ2 आएगा। θ2 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, θ2 आ जाएगा। यहां तक समझ आ रहा है। अब अगर इसमें एक चीज करते हैं हम लोग कि भाई θ1 तो ठीक है, θ2 को 90 माइनस θ1 लिख लेते हैं। यहां तक समझ आ रहा है, θ1 इज इक्वल टू 90 माइनस θ2। ये एक स्पेशल केस लिया, मतलब हमने रिलेशन क्या लिया, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90। θ1 इज इक्वल टू θ1 इक्वल्स टू θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 90 लिख सकते। अब देखिए, ये देखो θ1 को क्या लिख सकते हैं, यहां तक तो समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना, यू स्क्वेयर साइन, तो साइन 2θ को क्या लिख सकते हैं आप, 2 साइन θ1 इंटू कॉस θ1 लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहां पे क्या आएगा, यू स्क्वेयर साइन 2 साइन θ 2 इंटू कॉस θ2 अपॉन जी लिख सकते हैं। अब यहां से अगर देखोगे ये कितना आएगा, यू स्क्वेयर 2 साइन θ1 के प्लेस पे क्या रख दोगे, देखो इसको दो तरीके से, एक तो मैं यहां से करके सिंपल तरीके से बता रहा हूं, एक सीधा θ1 के प्लेस में अगर 90 माइनस θ2 रख दे हम लोग, ठीक है, तो 90 माइनस θ2 रखने का मतलब क्या हो गया, 180 माइनस 2θ2। यहां से देखो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, यहां से देखना, यहां तक समझ आ रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन 2θ1 है, तो 2θ1 तो 2 इंटू θ1 को क्या लिख सकते हैं आप, 90 माइनस θ2 लिख सकते। तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2θ2। अब अगर आपने ट्रिगो में मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को पता होगा कि भाई 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वेयर साइन 2θ2 अपॉन जी। तो देखो ये और ये इक्वल हो गया, हो गया, मतलब इससे जो रेंज मिला हमें और जो इससे रेंज मिला बिल्कुल एक जैसा मिला। तो उसके लिए दोनों एंगल का कंडीशन क्या था, ये, हाँ ये मैं अलग मेथड की बात कर रहा था, ये तब जब मैथ्स का फॉर्मूला पता हो तब तो कोई पंगा ही नहीं है। अदरवाइज यहां से सीधा लिखेंगे, साइन यहां से क्या होगा 90 माइनस θ2 इंटू कॉस 90 माइनस θ2 अपॉन जी। अब तो सॉल्विंग इट विल गेट u2 साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस θ2 इंटू साइन θ2। फाइनली ये भी इक्वली आएगा, लिख सकते। तो मतलब सीधा क्या आ गया कि अगर 30 डिग्री पे फेंकोगे विथ u, तो अगर रेंज r मिलता है तो 60 विथ u रेंज फिर से क्या मिलेगा, r मिलेगा, लिख सकते। मतलब रेंज इक्वल हो जाता है अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करते हैं, ठीक है ना। यहां तक समझ आ रहा है, कोई डाउट है किसी को इसमें, नहीं। कई जगहों पे आप देखेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को i प्लस जे के फॉर्म में दिया होता है, ठीक है, तो वहां पे भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। देखिए कहीं पे कई जगहों पे ऐसा होगा कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन बाय 4i प्लस 3j,
मीटर पर सेकेंड. फाइंड रेंज, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, तो एक तो ये कि आप एंगल निकालो, कुछ करो, या अगर आपको डेरिवेशन पता है तो आप एक फ्लो में कर सकते हो, इसलिए डेरिवेशन समझना जरूरी था. यहां पे क्या है, सीधा अगर ऐसा खींच दीजिए आप, तो थीटा पे जाने की जरूरत ही नहीं है. आप अगर जो आपने डिराइव किया प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला, अगर उस पॉइंट पे पहुंचो तो क्या था भाई, थीटा से रिजॉल्व कर देते. ये ऑलरेडी रिजॉल्व करके दिया हुआ है कि भाई यू वाई इज 4 एंड यू एक्स इज 3. बस तुम u साइन थीटा को 4 लिखते और u कॉस थीटा को ऐसा लिखते. समझ आ रहा है? अब सीधा आप y एक्सिस पे आ जाइए. इनिशियल वेलोसिटी इज 4, एक्सेलरेशन इज -10, g का वैल्यू 10 लिखा होगा उधर. टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 10. तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 लिख देंगे. अलोंग y डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि ये तो ऐसा लिख सकते हैं. यहां तक समझ आ रहा है? तो फिर देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो 4t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर लिख सकते. तो यहां से t कितना आ जाएगा, बोलिए t कितना आएगा? 4t अपॉन 4 अपॉन 5 लिख सकते. देखो t कैंसिल हो गया, 5t, तो 5t इज इक्वल टू 4. 5t इज इक्वल टू 4, तो t कितना आ जाएगा? 4/5 लिख सकते. यहां तक समझ आए? अब अगर रेंज चाहिए तो x एक्सिस पे आ जाएंगे. तो रेंज के लिए क्या करोगे, वेलोसिटी, तो ux, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ux इंटू टाइम. टाइम क्या होगा, 4/5, तो कितना हो जाएगा, 12/5 मीटर लिख सकते. तो कैसे लिख रहे हैं, यहां तक समझ आ रहा है? कोई डाउट है किसी को इसमें? बन जाएगा ना. अगर रेंज हाइट चाहिए तो क्या करोगे, फिर से y एक्सिस पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, 0. फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके y एक्सिस पे वेलोसिटी कितनी है, 0. इनिशियल वाज 4, अलोंग y लिखेंगे तो 4 था. 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू h. h कितना आ जाएगा, 16 अपॉन 20, 4/5 मीटर कर सकते. यहां तक समझ आ रहा है? तो ये देखो, अगर एक्स वाई के आईजे के फॉर्म में दिया हो प्रोजेक्टाइल में तो भी सॉल्व किया जा सकता है. यहां तक समझ आ गया? अब इसका एक आएगा अलग सा जो लिखा होता है हाफ प्रोजेक्टाइल. तब क्या करेंगे? तो ये तो कंप्लीट जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल था, ठीक है. हाफ प्रोजेक्टाइल में अगर आएंगे उसमें क्या होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग. तो देखिए हाइट एज गिवन है, इसको हमने एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर दिया विथ u. तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, यहाँ पे u है. अब देखो अगर यहाँ पे इसके पाथ की बात करें, वो ऐसा आएगा, लिख सकते हैं ना, वो इस तरह से आएगा, ठीक है. अब इसमें देखो लिख सकते हैं. अब इसमें ये एक्स एक्सिस और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ठीक है ना. अब फिर से सब कुछ वही करना है, थोड़ा सा अलग क्या आएगा वो देखिए. फिर से वाई एक्सिस पे आप आइए. इनिशियल वेलोसिटी 0 है वाई पे, बिकॉज एक्स पे कंप्लीटली जो वेलोसिटी है ये एक्स एक्सिस पे है. इसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0. एक्सेलरेशन अलोंग वाई एज यूजुअल जैसा लिखते थे डाउनवर्ड से, तो क्या हो जाएगा, -c लिख सकते हैं. यहां तक समझ आ रहा है? अब देखिए y एक्सिस मिल गया, x एक्सिस पे पहुंचिए. अब इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस. जो पूरी वेलोसिटी है u जो है वो x पे ही है, तो आपने u लिख दिया. एक्सेलरेशन अलोंग x क्या होगा, एक्सेलरेशन अलोंग x 0 लिख सकते. अब देखो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक इंपॉर्टेंट चीज है. तो ये इनिशियल पोजीशन और ये क्या है, फाइनल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल. डिस्प्लेसमेंट का क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल. तो क्या हो जाएगा, ये इनिशियल था और ये क्या था, फाइनल. और जो डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. तो देखो ये डाउनवर्ड्स हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, -h लिख सकते.
अब देखो फिर से s इज इक्वल टू यू टी, इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज t, देन वी शुड राइट h इज इक्वल टू माइनस h इज इक्वल टू यू टी। u मतलब कितना, 0, तो यू टी कुछ होगा ही नहीं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लिख सकते, यहां तक समझ आ रहा है? तो यहां से t क्या मिल जाएगा, 2h बाई जी, 2h बाई जी। लिख सकते। अब यहां से अगर x पे आ जाते हैं आप, तो x पे देखो एक्सेलरेशन 0 है, तो अगर रेंज की बात करेंगे आप तो r इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कितना होगा, टाइम 2h बाई जी एंड वेलोसिटी इज u, तो u 2h बाई जी, ये रेंज आ गया। लिख सकते। तो ये हाफ प्रोजेक्टाइल के केस में क्या मिला, रेंज मिल गया। लिख सकते ना। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे लिख दिया, रेंज कैसे लिख दिया, यहां तक समझ आ रहा है, कर सकते, लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी लिख लीजिए आप, कि सपोज अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम is projected with 20 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. ठीक है, a ball of mass 20 gram is projected with 20 meter per second with the horizontal. मतलब ये ऐसा होगा कुछ 30 डिग्री, u से फेंक दिया आपने, ठीक है, लिख सकते हैं ना। देखो अभी इस लेक्चर में जितने भी हैं वो कॉन्सेप्ट, वो एनसीईआरटी जो बेसिक फंडामेंटल्स है, अगला जो उसमें देख लेना, उसमें सभी कॉम्पिटेटिव के लिए डबल इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पे वो अलग अलग स्ट्राइक, डबल प्रोजेक्शन, वो सभी दिया हुआ है। तो देखिए अब इसमें क्या है, ये ऐसा बनेगा। अब इसमें जैसे आपसे पूछ लिया फाइंड रेंज, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये लिख दिया, चलो कि भाई टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप क्या लिख दोगे, रेंज के लिए सीधा फॉर्मूला 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, लिख सकते, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हाइट के लिए क्या लिखोगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट के क्या लिखेंगे, 2u साइन थीटा अपॉन जी। यहां से सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया है ना। 20 स्क्वायर मतलब 400 इंटू साइन 60 अपॉन 10, ये कितना हो जाएगा 400 साइन स्क्वायर 30 अपॉन 20, लिख सकते। और ये कितना आएगा 2u मतलब 40 साइन 30 अपॉन 10, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहीं पे अगर ये पूछा कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड momentum, find the kinetic energy and linear momentum at maximum height। इसमें कई बार गलतियां क्या करते हैं, मैक्सिमम हाइट पे 0 लिख देते, बिकॉज मैक्सिमम वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट बिकम 0। y कॉम्पोनेंट 0 होता है, x का कॉम्पोनेंट तो एज इट इज होता है। तो देखो एट मैक्सिमम हाइट y कॉम्पोनेंट गायब हो गया, बट x कॉम्पोनेंट क्या बचा, u cos 30 डिग्री तो हमेशा रहेगा, u cos 30 डिग्री तो रहेगा ही ना। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट हाफ इंटू m को क्या लिख दोगे 20 अपॉन 1000, केजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, लिख सकते, इंटू v स्क्वायर। तो v एट मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, u cos 30 डिग्री स्क्वायर, लिख सकते। तो ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। सिमिलरली मोमेंटम, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू m इंटू वी, मतलब कितना 20 अपॉन 1000 इंटू u cos 30 डिग्री। यहां से काइनेटिक एनर्जी और यहां से क्या होगा, मोमेंटम मिल जाएगा, लिख सकते। कोई डाउट है किसी को? यहीं पे अगर ये पूछा जाए इसमें थोड़ा सा और चेंज करके क्या दे सकता है, यहां तक समझ आए, लिख सकते हैं ना।
अब इसमें कह रहा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसी एक प्रोजेक्शन के लिए, प्रोजेक्टाइल के लिए दिया होगा कि भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज के, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज के, लिख दिया यहां तक, समझ आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? फाइंड द के एट मैक्सिमम हाइट, फाइंड द के एट मैक्सिमम हाइट, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा गिवन है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के को हाफ एम यू स्क्वायर लिख सकते, हाफ एम यू स्क्वायर लिख सकते। तो यहां से यू कितना आ जाएगा, √2k अपॉन एम, एक रिलेशन मिल गया हमें, लिख सकते ना। एट मैक्सिमम हाइट सपोज काइनेटिक एनर्जी इज के डैश, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम लिख सकते इनटू वी स्क्वायर, मतलब वी डैश स्क्वायर, वेयर वी डैश इज द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, लिख सकते ना। तो इफ एंगल इज थीटा तो वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, u cos थीटा, लिख सकते। तो कितना आ जाएगा, हाफ m, वी डैश को क्या लिखोगे, u cos थीटा का स्क्वायर, लिख सकते। तो यहां से क्या आएगा, 1/2m cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख दोगे, 2k अपॉन m, 2k अपॉन m लिख सकते। mm कैंसिल हो जाएगा, k cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे लिखा समझ है? देखो हाफ एम यू स्क्वायर, अगर हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कितना हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, तो यू कितना हो जाएगा, √2k अपॉन m। कैसे लिख दिया समझ आया, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहां से u कितना आ गया, √2k अपॉन m, लिख सकते। अब यहां से देखिए मैक्सिमम हाइट पे हाफ एम वी डैश स्क्वायर, तो एट मैक्सिमम हाइट जो वेलोसिटी लिखेंगे वो कितना होगा, u cos थीटा होगा, तो u cos थीटा का स्क्वायर, तो हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हमने यहां पे लिख दिया। u स्क्वायर के लिए क्या रखोगे, स्क्वायर ऑफ दिस, मतलब 2k अपॉन m, m कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, फाइनली k cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पीएमटी जैसे एग्जाम के लिए फॉर्मूला भी याद रखते हैं कि k cos स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ आ रहा है? कोई डाउट है किसी को इसमें? तो किस तरह से कर रहे हैं, तो इससे देखिए आप एक बार जाके एनसीईआरटी सॉल्व करेगा, सभी बन जाएगा। ठीक है, फिर कॉम्पिटेटिव के लिए जो जेईई एडवांस और मेंस के लिए है वो एचसी वर्मा देख लीजिए, और वो अगला लेक्चर उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा इसमें। ठीक है।